नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सूरत की अदालत से 2 साल की सज़ा पाने के बाद उस सज़ा के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी 10 दिन बाद अपील करने वाले 3 अप्रैल सोमवार को यानी आज ही राहुल गांधी अपीयर होंगे सूरत की कोर्ट में सेशंस जज के सामने और उस सज़ा के खिलाफ अपनी अपील दायर करेंगे। और बल्कि इंडियन एक्सप्रेस की माने तो वो दायर कर चुके हैं, शनिवार को ही उनकी अपील दायर हो चुकी है। तो उस पर सुनवाई होगी। सेशंस कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी या नहीं। हालांकि मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर राहुल गांधी यहाँ से हारते हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे, गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दूसरा पक्ष हारता है तो वो भी जाएगा ऊपर। तो अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से होगा। लेकिन अगर सेशंस कोर्ट उनकी 2 साल की सज़ा पर रोक लगा देती है तो उनकी सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल जाएगा, जैसे एनसीपी के सांसद लक्षद्वीप के सांसद के साथ हुआ। हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ आए इस फैसले के खिलाफ अभी तक अपील कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी के वकीलों ने क्यों नहीं की, इस पर सवाल उठ रहे थे लगातार। दरअसल कोशिश ये हो रही थी कि इसका जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सिंपैथी मिल सके राहुल गांधी को दिलाने की कोशिश हो। 10 दिन में कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आया कि इस पर कोई सिंपैथी मिल नहीं रही है। जिस तरह से उनको उम्मीद थी कि राहुल गांधी को सज़ा मिलने के बाद लोग सड़कों पर उतर आएंगे, जन सैलाब उतरेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वायनाड, वहाँ भी समर्थन वहाँ सबसे कम दिखाई दिया, सबसे कम लोग सामने आए। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई सामने आया नहीं। खास तौर से कर्नाटक को लेकर बड़ी आशान्वित थी कांग्रेस पार्टी कि यहाँ पर राहुल गांधी चूँकि यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान 17-18 दिन रहे थे, तो इसलिए उम्मीद थी कि कर्नाटक में इसकी सिंपैथी बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। लेकिन वैसा कुछ पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए तय हुआ कि जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे उसको अब छोड़ दिया जाए। विक्टिम कार्ड खेलने के तहत जो है कई ऑप्शंस थे। एक कि इसको लटकाया जाए, 30 दिन का समय मिला है तो आखिरी 1-2 दिन पहले जो है 27वें, 28वें, 29वें दिन जो है अपील की जाए, तब तक इसका फ़ायदा उठाया जाए, या फिर अपील ही न की जाए और राहुल गांधी जेल चले जाएं और उनके जेल जाने से जो सिंपैथी जो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी उससे जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव में कम से कम बेहतर हो जाएगी। ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं, तो अब स्ट्रेटजी बदल गई है। अब सज़ा के खिलाफ जो है अपील की गई है और उसका क्या नतीजा होगा वो सेशंस कोर्ट कितनी सुनवाई में तय करता है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब एक नया हथियार अपनाने जा रही है। इसका जिक्र मैंने एक पिछले वीडियो में किया भी था कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। और लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक ही मकसद है और वो है अटेंशन डाइवर्ट करना। इस बात को जो कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा बनाना चाहती है, जो एजेंडा चलाना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी ने उनकी सदस्यता ख़त्म की। हालांकि पार्टी का और प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के पूर्णेश मोदी ने ज़रूर ये याचिका दायर की थी, लेकिन एक और याचिका है, वो पटना की अदालत में दायर है और उसको दायर किया है भाजपा के नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने। उसमें भी 12 तारीख को अपीयर होने के लिए कहा गया है राहुल गांधी को। तो 3 तारीख को सूरत की अदालत में वो पेश होंगे, उसके बाद 12 अप्रैल को पटना की अदालत में पेश होंगे। तो ये पेशी का सिलसिला जो है 2024 तक चलते रहने वाला है, क्योंकि और कई मामले हैं जिनमें उनको पेश होना है अदालतों में अलग अलग तारीखों पर। तो कांग्रेस की कोशिश अब हमला करने की है लोकसभा अध्यक्ष पर। उनको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला करने का कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, तो उनके आसपास के लोगों पर हमला किया जाए। तो इसके लिए चुना गया लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर चर्चा पिछले सोमवार को कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी में हुई। कहते हैं कि पार्टी के सूत्रों का कहना है कि पी चिदम्बरम ने ये सुझाव दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। अब उसके लिए पी चिदम्बरम वकील हैं तो उसके लिए कुछ मुद्दे और नुक्ते तो निकाल ही लेंगे। लेकिन समस्या ये नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ी दिक्कत है।
दिक्कत ये है कि जो विपक्षी एकता राहुल गांधी की सदस्यता जाने से बनी है, वो कहीं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से टूट न जाए। तृणमूल कांग्रेस ने मना कर दिया है, वो शामिल नहीं होना चाहती। तृणमूल कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि हमारा फोकस, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी होने चाहिए। हमको जो है इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, फोकस वहीं पर होना चाहिए। उसके अलावा अलग अलग पार्टियां अलग अलग रुख अपना रही हैं। अडानी के मुद्दे पर भी तृणमूल कांग्रेस का रवैया अलग है, वो जेपीसी की मांग से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी हो, उससे जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, ऐसी मांग है तृणमूल कांग्रेस की। और शनिवार को शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस की इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जांच को ज़्यादा बेहतर मानते हैं जेपीसी से। तो वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, शरद पवार इशारा कर रहे हैं कि उसकी जांच ज़्यादा बेहतर है जेपीसी की तुलना में। तो जेपीसी के मुद्दे पर विपक्ष बटा हुआ है। कांग्रेस की जो जेपीसी की मांग है उसको लेकर सारी पार्टियां सहमत नहीं हैं। तो जेपीसी के मुद्दे पर सहमत नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत नहीं है, और उसके अलावा और कई मुद्दे हैं। मतलब नेतृत्व का सवाल आए तो फिर तो पूरा ही बंटवारा हो जाता है, लेकिन अभी नेतृत्व का सवाल टला हुआ है। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी उस नेतृत्व की दौड़ से इस फैसले के बाद बाहर हो गए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल हो जाती है, अगर कोर्ट ये आदेश देता है कि उनकी सज़ा पर रोक लगा दी जाए, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल जाएगा। कांग्रेस इसको अपनी जीत के रूप में बताने की कोशिश करेगी। सब कुछ अदालत से हो रहा है, सज़ा मिलना, सदस्यता जाना, फिर अगर होता है सदस्यता की बहाली होती है तो वो भी सब कुछ अदालत के आदेश पर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस इसको इस रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर जयराम रमेश से पूछा गया तो उन्होंने न तो इसका खंडन किया और न ही इसको स्वीकार किया। तो इसका मतलब विचार चल रहा है, अभी कोई फैसला अंतिम नहीं हुआ है। क्योंकि एक समस्या और है, अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लोकसभा अध्यक्ष को 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा के लिए कोई समय तय करना पड़ेगा। और जो बजट सत्र है, मौजूदा बजट सत्र संसद का, वो उसके सिर्फ 4 कामकाजी दिन बचे हुए हैं। 6 तारीख को सदन का सत्रावसान हो जाएगा अनिश्चितकाल के लिए। तो इसलिए कांग्रेस के पास ज़्यादा समय नहीं है। कांग्रेस में कुछ लोगों का कहना है कि केवल नोटिस दे देने से एक मैसेज चला जाएगा, वहीं तक रुक जाए। कांग्रेस पार्टी इसमें माहिर है। वो क्या करती है, ऐसे प्रस्तावों के जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को डराने की कोशिश करती है कि उनके खिलाफ न जाएं या उनके समर्थन में रहें। आपको याद होगा, दीपक मिश्रा थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट मोशन की मुहिम चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, और हस्ताक्षर अभियान चलाया था राज्यसभा में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है। ये प्रस्ताव का अभियान शुरू हुआ था वीकेंड पर। दीपक मिश्रा ने स्टैंड ले लिया कि अगर सोमवार को, मतलब जो भी नेक्स्ट सोमवार पड़ रहा था, कहा कि सोमवार को जब उनके कोर्ट जाने का समय होता है 11 बजे, तब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो वो अदालत नहीं जाएंगे। और उनका इशारा था कि वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। उस समय राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। वो छुट्टी पर हैदराबाद में थे वीकेंड पर। वो अपनी छुट्टी कैंसिल करके दिल्ली आए, उस प्रस्ताव पर विचार किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इसकी सूचना उन्होंने सबको दे दी। उसके बाद ही दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट आए। तो ये एक तरीका है कांग्रेस पार्टी का पुराना, कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठा है उसको डराने का, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने का, उस पर निजी हमले करने का, आक्षेप लगाने का, जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो रहा है। शनिवार को उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा, भोपाल में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मेरी छवि खराब करने के लिए देशी और विदेशी दोनों ताकतें लगी हुई हैं, सुपारी दी गई है। तो ये सुपारी वाली राजनीति कांग्रेस लंबे समय से करती रही है। उसके टारगेट पर हमेशा संवैधानिक पद पर बैठे लोग होते हैं, उसके टारगेट पर कभी भ्रष्ट लोग नहीं आते।
ये बड़ी अजीब बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भ्रष्टाचार के आरोपियों को मुद्दा नहीं बनाया, भ्रष्टाचार के आरोप में जो घिरे हुए हैं, बल्कि उनका समर्थन करने, उनके साथ खड़े होने का काम किया है और अब भी कर रही है। जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि सारे भ्रष्टाचार के आरोपी एक मंच पर आ गए हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं कही। और ये एकता दरअसल जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से और उससे मिलने वाली संभावित सज़ा से बचने के लिए है कि सीबीआई पर सवाल उठा दो, ईडी पर सवाल उठा दो, इनकम टैक्स पर सवाल उठा दो, सरकार पर सवाल उठा दो, अदालत पर सवाल उठा दो, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दो, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दो। जो भी संस्था ऐसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ फैसला दे सकती है या काम कर सकती है, उन सब को कटघरे में खड़ा कर दो, उनकी साख पर बट्टा लगा दो, उनकी साख पर सवाल उठा दो, जिससे उनका फैसला जब आए तो लोगों को लगे कि ये जो है निष्पक्ष फैसला नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही उसका एजेंडा है और लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। चुपचाप मुकदमे झेले और जेल में जाए, ये विकल्प है, या ये झूठा शोर मचाए। तो कांग्रेस पार्टी ने दूसरा विकल्प चुना कि शोर मचाओ, कुछ तो असर होगा, कुछ लोग तो होंगे जो मान जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि अरे भाई कुछ तो होगा, इतनी बातें कही जा रही हैं तो इसमें कहीं पूरी सच्चाई नहीं तो थोड़ी सच्चाई तो कहीं होगी। यही है लक्ष्य कांग्रेस पार्टी का, जिसमें वो सफल होती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन उसकी कोशिश जारी है। और कर्नाटक विधानसभा, उसके बाद होने वाले बाकी विधानसभा चुनावों के बाद 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं, उनके बाद कांग्रेस पार्टी लड़ने की स्थिति में होगी कि नहीं, ये पता चल जाएगा दिसंबर 2023 में, जब इन कर्नाटक सहित 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो तब तक इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।